युगांत और रूही एपिसोड नंबर 19। जब रूही ने सामने देखा तो वह बुरी तरीके से शॉक हो गई और उसी शॉकिंग रिएक्शन के साथ खड़ी होकर बुरी तरीके से कांपने लगी। युगांत जो अपने पास ही खड़ा था उसे ऐसे देख वह उसे बार बार अजीब लग रहा था, क्योंकि जब से रूही वहां पर आई थी वह बुरी तरीके से कांप रही थी। युगांत ने जाकर रूही को कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया, जिसे रूही ने अपनी नजर घुमाकर युगांत को देखा। युगांत ने उसकी ठुड्डी को अपने दूसरे हाथ से पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर करके उसे प्यार से पूछा, क्या हुआ माऊ, कुछ बताओ। रूही ने अपने कांपते हुए होठों के साथ पूछा, ये मंदिर। युगांत ने एक नज़र उस मंदिर को देखा जिसके सामने इस वक्त रूही और युगांत खड़े थे। फिर युगांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ये हमारी कुल देवी का मंदिर है जहाँ पर हम दर्शन करने आए हैं। युगांत की बात सुनकर रूही फिर से अपने कांपते हुए आवाज में बोली, क्या क्या हम प्रतापगढ़ में हैं। युगांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ माऊ, हम प्रतापगढ़ में हैं। जैसे ही युगांत ने ये कहा, रूही ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और घबराते हुए रुआसी आवाज में बोली, प्लीज यहाँ से चलिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज चलिए यहाँ से, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। मैं कब से कह रही हूँ हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन आप है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। प्लीज यहाँ से चलिए, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। रूही को इतनी ज़्यादा हाइपर हो गई थी कि युगांत अंदर से घबरा गया था, क्योंकि रूही जब भी पैनिक होती थी वह बेहोश हो जाती थी। उसे ऐसे देख युगांत ने उसका सर अपने सीने में रखा और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए बोला, शुरू शांत हो जाओ बाबू, देखो हम सिर्फ दर्शन करेंगे और तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे और तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर अब कोई नहीं आएगा, सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। देखो चारों तरफ हमारे बॉडीगार्ड्स हैं, यहाँ पर किसी को भी आना अलाउ नहीं है, हम सिर्फ दर्शन करके निकल जाएंगे। रूही ने युगांत के सीने में से अपना चेहरा छुपाए हुए थोड़ा सा टेढ़ा किया और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो युगांत सच कह रहा था, चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड तैनात थे। मंदिर में पुजारी सिवाय कोई नहीं था, जिसे देख रूही ने जल्दी से अपना सर उसके सीने से निकाला और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, ठीक है फिर चलो, हम जल्दी से दर्शन करते हैं और फिर निकल जाएंगे। युगांत ने उसे हाँ में जवाब दिया और फिर उसके साथ मंदिर में जाने लगा। रूही लगभग भाग रही थी और युगांत तेज कदमों के साथ उसके साथ चल रहा था। कुछ ही मिनटों में वे लोग मंदिर के अंदर चले गए। ये मंदिर देवी माँ का मंदिर था, जो बहुत ही प्यारी मूर्त थी, जिसकी खूबसूरत मूर्ति देखकर रूही का मन एकदम से शांत हो गया और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देख युगांत के मन को भी शांति मिल गई। आखिरकार रूही के चेहरे पर मुस्कान तो आ गई। मंदिर के खड़े पंडित जी को जब यह रूही को देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्होंने रूही को देखते हुए आवाज लगाई, रूही बिटिया, आप यहाँ कितने दिनों बाद कहाँ चली गई थी? हमने आपका कितना इंतजार किया बिटिया। रूही के कान में जैसे ही पंडित जी की आवाज पड़ी, उन्होंने पंडित जी की तरफ देखकर कहा, हम ठीक है काका साहब, बस कॉलेज शुरू हो गया था तब वहीं पर बिजी हो गए थे और हमें आने का मौका भी नहीं मिला। पंडित जी ने उसके हाथ पर सर पर हाथ रख घुमाते हुए कहा, हम देवी माँ से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, सदा सुखी रहना बिटिया। पंडित जी की बात सुनकर कभी युगांत रूही को देखता तो कभी पंडित जी को। उसे इतना तो समझ आ गया था कि रूही और पंडित जी की बहुत पुरानी जान पहचान है, लेकिन इस वक्त उसने रूही के सामने कोई भी टॉपिक छेड़ना सही नहीं समझा। तभी पंडित जी ने युगांत की तरफ देखा और कहा, अरे राणा सरकार, आप यहाँ पर इतने सालों बाद, आप ठीक तो हो? पंडित जी की बात सुनकर युगांत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हम ठीक हैं, आप बताइए। पंडित जी ने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। तब तक देव अपने हाथ में देवी माँ को चढ़ाने के लिए सामान लेकर आ गया था। जैसे ही युगांत ने हाथ में पकड़ लिया और फिर पंडित जी को देखते हुए बोला, पंडित जी, हमारी शादी हुई है, इसलिए हम कुलदेवी के दर्शन करने आए हैं। दादी माँ ने इष्ट प्रसाद और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए कहा था। पंडित जी ने युगांत की तरफ देखा और पूछा, अच्छा राणा सरकार, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, वैसे कहाँ है रानी सरकार? युगांत मुस्कुराकर रूही की तरफ देखा और फिर उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, यह हमारी धर्म पत्नी मिसिज रूही युगांत सिंह राणा। पंडित जी के युगांत के ऐसे कहते ही पंडित जी को बड़ा सा झटका लगा और वह रूही की तरफ देखने लगा। जैसे देख रूही ने अपनी आंखों से कुछ ना कहने का इशारा किया, जिसे देख पंडित जी ने शांत हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई थी, जिसे युगांत ने अच्छे से नोटिस कर ली थी। फिर पंडित जी ने देवी माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाया और कुछ विधियां करके युगांत और रूही को आशीर्वाद लेने के लिए कहा। जैसे ही विधि संपन्न हुई, युगांत ने कॉल का बहाना करके थोड़ा सा आगे जाते हुए कहा,
मुझे अर्जेंट कॉल करना है, तब तक तुम देवी माँ का आशीर्वाद ले लो। इतना कहकर युगांत साइड में जाकर खड़ा हो गया। उसके जाते ही पंडित जी ने रूही को देखकर पूछा, रूही बिटिया, यह राणा सरकार क्या कह रही हैं, क्या यह सच है? रूही ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर पंडित जी को देखते हुए नम आंखों से बोली, प्लीज काका सा यह बात किसी को मत बताइए, यह बहुत लंबी कहानी है, आपको आराम से बताएंगे, लेकिन तब तक इस बात का जिक्र आप कहीं पर भी मत कीजिए। रूही की बात सुनकर पंडित जी धीरे से बोले, वह लोग आपको ढूंढ रहे हैं बिटिया। रूही ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, पता है हमें काका सा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम इस वक्त इतनी दूर हैं कि वह चाहकर भी हमें ढूंढ नहीं सकते। फिर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा और युगांत जो फोन पर बात करने का नाटक कर रहा था, उसे भेड़े जैसे कान बहुत ही सतर्क थे, जिसे उन दोनों की आवाज साफ साफ सुन ली थी। कुछ सोचते हुए युगांत ने फोन को जेब में रखा जो झूठ मूठ का कान पर लगाया हुआ था। फिर वह रूही के तरफ आते हुए बोला, तुम जाकर गाड़ी में बैठो माऊ, और मैं अभी आया। रूही ने हाँ में जवाब दिया और फिर पंडित जी के पैर छूकर मंदिर से बाहर चली गई। रूही के जाते ही युगान पंडित जी की तरफ देखा और फिर अपने गंभीर और दबंग आवाज में बोला, देखिए काका साहब, हमें कोई भी झूठ नहीं सुनना है, जो भी हम पूछेंगे सिर्फ हमें सही सही जवाब दीजिए। पंडित जी ने अपना थूक निगला और अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख युगान ने अपनी भारी भरकम आवाज में पंडित जी से पूछा, हमें रूही के बारे में सब कुछ जानना है। युगांत के ऐसे पूछने पर पंडित जी को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उन्होंने एक नजर देवी माँ को देखा और फिर मन ही मन बोले, हे देवी माँ, हमारी रक्षा कीजिए, हम रूही बिटिया का सच किसी को नहीं बता सकते, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी और इस तबाही को हम भी नहीं रोक पाएंगे। अगर रूही बिटिया की शादी राणा सरकार से हुई है तो यह बहुत बड़ी तूफान बात है, जब उन्हें खबर लगेगी तब तबाही मची होगी। लेकिन इन सब कुछ जानने के बाद भी मंत्री साहब ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, उसकी शादी कर दी। हे माता रानी, अब तू ही रक्षा करना, हमारी बिटिया को सुरक्षित रखना। पंडित जी को इतना शांत देखकर युगांत ने अपनी तेज और दमदार आवाज में हल्के गुस्से से कहा, पंडित जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, ऐसे देवी माँ से बात करने से हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर आपको हमारी सलामती की फिक्र है तो हमारे पास सवालों के जवाब दीजिए, वरना आप तो बेहतर ही जानते हैं कि हम क्या हैं। युगांत की ऐसी दबंग आवाज सुनकर पंडित जी घबराते हुए कहा, राणा सरकार, हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अभी 1 महीने पहले उनके माता पिता की मृत्यु हुई है, उनके बाद उन्होंने घर से निकाल दिया गया, तब तक वह यहीं पर रह रही थी, लगभग 1 महीने वह यहीं पर थी। मीरा ने हमें बताया कि उनके बुआ सा ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। फिर एक दिन रूही बिटिया को उनके कॉलेज से फोन आया और वह वहां से चली गई, बाकी हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। पंडित जी की बात सुनकर युगांत ने गुस्से से पूछा, अगर आप उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते तो आप रूही को इतने अच्छे तरीके से कैसे जानते हैं? पंडित जी ने अपना सर झुकाते हुए कहा, क्योंकि रूही बिटिया हमेशा से इसी मंदिर में आती थी, इसलिए हमें उन्हें ज्यादा जानते हैं। पंडित जी की बात सुनकर युगांत ने उन्हें अपनी तीखी नजरों से देखा और फिर धमकी भरे लहजे में बोला, अगर हमें पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया है तो याद रखना, पंडित तेरी 10 क्रिया की विधि को भी अपने हाथों से कर देंगे, और हम यह राणा सरकार का शब्द है तुम्हें। इतना कहकर युगांत तेज कदमों के साथ मंदिर के बाहर आ गया। युगांत के जाते ही पंडित जी ने अपने माथे का आए पसीने को साफ किया और जल्दी से अपने जेब से फोन निकालकर किसी को फोन लगा दिया। जैसे ही फोन उठाया गया, पंडित जी ने घबराते हुए कहा, राणा सरकार आए थे यहाँ पर और वह रूही बिटिया के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी तरफ से पंडित जी को कुछ कहा गया, जिसे सुनकर पंडित जी बोले, जी जी सरकार, हमने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस अब हमारी जान आपके हाथ में है, हमारी रक्षा करना। इतना कहकर पंडित जी फोन रख दिया। बाहर आकर युगांत ने ब्राउन को देखते हुए कहा, इस पंडित पर नजर रखो और इसके आगे पीछे अपने आदमी लगा दो, इसके हर हर एक पल की खबर मुझे चाहिए। इतना कहकर युगांत गाड़ी की तरफ जाने लगा। देव और ब्राउन भी उसके पीछे पीछे आने लगे। युगांत देव और ब्राउन को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जिसे वह दोनों शांति से सुन रहे थे। जब युगांत गाड़ी के पास आया तो उसने देखा रूही वहां पर नहीं, कहीं पर भी नहीं थी, जिसे देख उसकी आंखों में एकदम लाल हो गई, जिसके माथे की तोरियां चढ़ गई और उसने अपनी गरजती हुई आवाज में पूछा, माऊ कहाँ पर है? युगांत की आवाज सुनकर सब लोग हिल गए और ब्राउन ने डरते हुए कहा, किंग बॉस, क्वीन बॉस तो आपके साथ ही थी। युगांत ने उसे एक नजर डाली और कहा, वह मंदिर से बाहर आई थी। सब लोग एक दूसरे को चेहरे को देखने लगे, सबके चेहरे पर डर की लकीरें थी। अगर उनकी क्वीन बॉस को कुछ हो गया तो उनका तो राम नाम सत्य आज ही होने वाला था। सब लोग अलर्ट हो गए और रूही को ढूंढने लगे। युगांत तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए फिर से मंदिर के अंदर चला गया। युगांत को वापस आया हुआ देखकर पंडित जी डर के मारे कांपने लगे, जिसे देख युगांत ने अपनी गरजती हुई दहशत भरी आवाज में पंडित
को आवाज़ लगाते हुए कहा, पंडित कहाँ है रानी सरकार? सच सच बताना वरना तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। युगांत की बात सुनकर पंडित ने घबराते हुए कहा, हमें हमें नहीं पता राणा सरकार। युगांत ने आगे बढ़कर पंडित जी को गुस्से से देखा और उसके कॉलर पकड़कर उसे सीधा ऊपर उठा दिया और उसे हवा में लटकाते हुए पूछा, पंडित तुझे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे। पंडित जी ने घबराते हुए कहा, शायद शायद मंदिर के पीछे पीछे होगी। पंडित जी की बात सुनकर युगांत ने पंडित जी को छोड़ दिया और तेजी से मंदिर के पीछे जाने लगा। जब तक मंदिर के पीछे आया आया तो उसने देखा वहां दूर दूर तक कुछ नहीं था सिवाय पेड़ और बड़े बड़े पत्थरों के। युगांत ने गुस्से से अपने बालों में हाथ घुमाया और फिर उस हाथ को गर्दन पर बुरी तरीके से मसलते हुए बोला, कहाँ चली गई तुम माऊ? कहते हुए वह आगे बढ़ने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद उसके पैरों के नीचे कुछ आया जिसे देख उसने अपने पैर पीछे लिया और देखा वहां रूही के पैरों में पहने एंकलिंग गिरी हुई थी, जिसे देख युगांत ने झट से अपने हाथ में उठाया और उसे देखते हुए बोला, यह तो माऊ का है। उसने उस एंकलन को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उसे आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगा, रूही बेबी कहाँ हो तुम? बच्चा सामने आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए युगांत आगे बढ़ रहा था लेकिन रूही कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। युगांत परेशान सी आगे बढ़ रहा था। गुस्से के मारे उसकी माथे की पूरी बॉडी की नसें तनी हुई थी। वह इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसकी शर्ट तक हल्की हल्की फट गई थी। इतने ज्यादा मसल उभर कर बाहर आ गई थी। उसके उसके कुछ आगे बढ़ने के बाद उसके कान में बॉडीगार्ड की आवाज आई, किंग बॉस खून, यहाँ पर खून है। जैसे ही युगांत के कान में उस बॉडीगार्ड की आवाज पड़ी युगांत अंदर तक हिल गया। आज पहली बार उसे दहशत और एहसास हो रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क धड़क करने लगा था। वह अपनी धड़कने दिल के साथ उसे तरफ जाकर खड़ा हो गया जहां पर इस वक्त उसका बॉडीगार्ड खड़ा था। उसे देख वहां पर हल्का हल्का खून गिरा हुआ था जिसका पीछा करते हुए युगांत और उसके बॉडीगार्ड आगे बढ़ रहे थे। युगांत का हाल बहुत ही खराब था। माथे की नसें इतनी ज्यादा उभरी हुई थी कि उसे देखकर कोई भी दहशत से हिल जाए। उसकी काली आंखें इस वक्त आग की तरह लाल हो गई थी। कुछ आगे जाने के बाद उन्होंने देखा एक जगह पर खून खत्म हो गया रहा था, जिसे देख सब लोगों ने सामने देखा और जैसे सबकी नजरें सामने गई सब बॉडीगार्ड एक एक कदम पीछे हो गए। देव और ब्राउन भी कभी सामने देखते तो कभी युगांत को, और युगांत उसका चेहरा इस वक्त बुरी तरीके से काला पड़ा हुआ था। उसके माथे की सारी नसें इकट्ठा हो गई थी, हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई थी और वह बुरी तरीके से अंदर तक घुर्रा रहा था। सामने बहुत सारे आदमी खड़े थे और उनके बीच में खड़ी थी रूही, जैसे रस्सी से बांधा रखा था। उसके बिल्कुल सामने गंगू खड़ा था जो अपने नशी भरी आंखों से देख रहा था। आज वह भी पिया हुआ था जिस कारण बुरी तरीके से हिल रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह अपने कांपते हुए होठों से मुस्कुरा लिए रूही को बुरी तरीके से घूर रहा था। रूही डर के मारे कांप रही थी। इतने सारे आदमी के बीच वो इतनी बुरी तरीके से फंसी चुकी थी कि उसे बाहर निकलने का कोई भी चांस नहीं मिल रहा था। वही उसमें से एक आदमी सर का खून बह रहा था और वह अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठा हुआ था। रूही ने गंगू से उससे रूही को देखते हुए कहा, आ गई मेरी रानी, आज मेरे हाथ में कितना भगाया तूने जाने मन, लेकिन देख मिल गई ना तू मुझे। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुझे, सिर्फ मेरी है, सिर्फ तू मेरी है। रूही ने उसके मुंह पे थूकते हुए कहा, तेरे जैसे नशेड़ी आदमी के साथ रहने से तो अच्छा है मैं डूब कर मर जाऊं। तेरा नाम तक इतना बदबूदार है कि तेरे नाम से में मुझे घिन आती है। तो सोच तुझसे मुझे कितनी ज्यादा घिन आती होगी। मैं आखिर बार कह रही हूँ गंगाराम, मुझे जान छोड़ दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूही की बात सुनकर गंगाराम जोर जोर से हंसते हुए बोला, कौन आएगा तुझे बचाने के लिए? बोलना रानी, कौन आएगा तुझे बचाने के लिए? वह जो पिछले साल कितने सालों से गायब है, और या फिर तुम्हारे मरे हुए मरे हुए माँ बाबा सा जिंदा है? तुम्हारे माँ बाबा सा पता नहीं कितना बुरा हुआ नहीं तुम्हारे साथ, मैं कह रहा हूँ ना। रूही ने गुस्से से देखा और चुपचाप एकदम चुप, तुम्हारे मुंह से मेरी नाम भी नहीं सुनना, समझे तुम? और आखिरी बार कह रही हूँ मुझे छोड़ दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गंगाराम ने गुस्से से आगे बढ़कर रूही के बालों को पकड़ लिया और उसके सर को ऊपर उठाते हुए बोला, इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ और तू मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही है। लगता है उस दिन तुझे छोड़ दिया तो तुम बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही हो, लेकिन फिक्र मत करो, आज तुम मेरी होकर रहोगी, पहले स्वागत फिर शादी। गंगाराम की बात सुनकर रूही अंदर तक हिल गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। इस पागल आदमी से नहीं भिड़ना चाहती थी। बार बार उसके जहन में कुछ पुरानी यादें घूम रही थी जिसे सोच सोच कर रूही का दिमाग पूरी तरीके से चकरा
रहा था उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ ही पल में उसका सर फट जाएगा। गंगाराम ने सभी आदमियों को देखा और कहा, सब लोग अपनी आंखें बंद करो। उसकी बात सुनकर सब आदमियों ने अपनी आंखें बंद कर दी और वहीं गंगाराम ने यह देखा। फिर रूही के चेहरे को अपने नजदीक लाते हुए बोला, आज मुझे अपना बनाकर रहूंगा मेरी रानी। इतना कहकर वो रूही के बेहद नजदीक चला गया। तभी उसने अपने सर पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा मानो उसका सर अभी फट ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो गाइस।